प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले पीटीआई क़यादत लड़ पड़ी। इस्लामाबाद जलसे में नाकामी के बाद मौजूदा क़यादत संगीन इल्जामात की जद में, कारकुनान बिफर गए। लंदन में शेर अफजल मरवत का बानी पीटीआई के हवाले से बयान उनके गले पड़ गया। बड़ी मज़ाहमत का सामना। पार्टी में ग्रुप बंदी खान की रिहाई की राह में कितनी रुकावट है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिजली तकसीमकार कंपनीज का जुल्म जारी। जून के महीने में इजाफी बिलिंग करके लाखों सार्फिन से अरबों रुपए लूट लिए। प्रोटेक्टेड सार्फिन रगड़े गए। आम आदमी पिस गया। कारोबारी तबका जहनी अजियत का शिकार। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। FIA को तहकीकात का हुक्म। वजीर दाखिला की हिदायत पर FIA भी इन एक्शन। माजी में तकसीम कार कंपनीज किस तरह लूट मार में मुलविस रहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख दी। शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई पुराने सियासतदानों की शमूलियत नई पार्टी नून लीग, PTI और बाकी पुरानी जमातों का मुकाबला कैसे करेगी? क्या नया मंशूर होगा? अवाम में कितनी पजीराई मिल सकेगी? पार्टी के पहले इजलास की एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्लासेस आपकी ज़बानी सुनेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लास साहब, ये जो तमाम टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो PTI के मामलात हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग से हैं, क्योंकि बड़े अरसे के बाद इनका पंजाब साइड पे कोई ये इस तरह का पावर शो होने जा रहा था या एहतजाज या प्रोटेस्ट, और तरनौल में ये होना था तो एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। कुछ लीडरशिप के भी बयान आ रहे थे कि ज़रूरी है कि सड़कों पे निकला जाए, ज़रूरी है कि पावर दिखाई जाए। फिर ये सैटरडे को होना था, NOC भी मिल गया, फिर NOC भी मनसूख हो गया, जलसा भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ? क़यादत एक पेज पर नहीं है या मसला क्या है? ये बड़ा अहम सवाल था और मेरा ख्याल है इनके लिए, PTI के लिए बड़ा ज़रूरी भी था ये जलसा करना। एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर थी कि शायद पंजाब में ये जलसा नहीं कर पा रहे, और इस पर इमरान खान साहब भी नाराज़ थे और इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर्स भी नाराज़ थे। वो ये कह रहे थे कि लोग तो बहराना चाहते हैं लेकिन लीडरशिप जो है शायद वो ये कन्फ्यूजन का शिकार है। उन पर इल्ज़ामात भी बहुत सारे लग रहे थे और ज़्यादातर आप देखेंगे क़यादत जो है KP से है। अब पंजाब से कोई इस वक्त प्रोमिनेंट कोई फिगर नज़र नहीं आ रहा कि जो इनको लीड कर, जितने भी फैसले यहाँ पे हो रहे हैं मोस्टली आप देखेंगे वो सारे लोग वो KP से हैं, क्योंकि वहाँ से जीत कर आए हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम भी लगता था इनकी क़यादत पे, पंजाब की क़यादत पे, कि घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और खान साहब ये उनका इसरार था बार बार कि जब तक पंजाब से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं होगा, तो शायद हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट पे किसी पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा। सो उनके लिए डू और डाई वाला केस था और खान साहब को बड़ी उम्मीदें थी इससे जलसे से। और इसकी अगर दो चार इसकी रीज़न्स हैं। एक तो है कि ये उन्होंने आके मोमेंटम सेट किया है इमरान खान साहब ने ये हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव का। वो चाहते थे जो नेक्स्ट फेज़ जो है ना वो जो जलसा होना चाहिए। वो कैसे? अब पिछले 1-2 साल से जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बड़ी एफर्ट्स किए हैं। आर्टिकल्स लिखे, इकोनॉमिस्ट में लिखे, टेलीग्राफ में लिखे, फिर इसका इंटरसेप्ट में आपको पता साइफर आया, अभी भी इंटरसेप्ट की एक स्टोरी वगैरह उस पर आई हुई थी। और इससे बढ़ के जो खान साहब के बड़ा ब्रेक थ्रू था, अमेरिकन कांग्रेसमैन, सेनेटर्स उन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिए थे, क्वेश्चन उठाते थे, जो लॉबिंग हो रही थी अमेरिका में। सो एक वहाँ से टेम्पो इनका बना। और फिर हमने देखा कि हेयरिंग हुई सेनेट की, वहाँ पे उसमें डोनाल्ड लू वगैरह को बुलाया गया और इसको भी बहुत बड़ी कामयाबी समझा गया था इनकी तरफ से, PTI इमरान खान साहब की तरफ से। नेक्स्ट फेज के तौर पर जो बड़ा बम शेल आया इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो रेजोल्यूशन 368 ये कांग्रेस में क्रॉस द पार्टीज जो हैं उन्होंने वोट डाला, ये बहुत बड़ी निकले। अगरचे मेरा ये ख्याल और बहुत सारे लोगों और का भी है, मेरा ख्याल हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है कि इसके पीछे ये खान साहब की मोहब्बत प्यार नहीं है, कुछ और रीजनिंग है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर रेजोल्यूशन अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने पास किए। और इसको लिंक किया जाता है उसको सिपैक की रिवाइवल के साथ। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की, जनरल आसिम मुनीर साहब ने विजिट की। तो पाक चाइना रिलेशन अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया था कि ये इसकी मुतवक्के इसकी रीज़न हो सकती है और यही रीज़न होती है। और तो कोई ऐसा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसी कि बहुत बड़ी चेंज नहीं है तल्लुकात में कि आप कुछ कहें। अब उसके बाद फिर UNO को फंडिंग आई, वो जो उनकी वर्किंग ग्रुप की आई। अब खान साहब को फील हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी एफर्ट्स की गई हैं और जितनी कोशिशें की गई हैं और हुकूमत पाकिस्तान दबाव में है, पूरी दुनिया उससे वेल अवेयर हो रही है, लोकली तौर पर डोमेस्टिकली उसका रिजल्ट नहीं निकल रहे। मतलब अब तक तो ये होते थे, हम समझते थे कि दुनिया में इतना बड़ा रोला पड़ जाए जो खान साहब को लेकर पड़े और सारे के सारे इसके रोले का या उनकी एजिटेशन के हैं, दबाव का मरकज जो है ना वो एक ही मुल्क है, वो है अमेरिका। आप नोट करें सारी चीज़ें ये अमेरिका में हो रही है। दुनिया का और कोई मुल्क इमरान खान साहब के इशू पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना यूरोपियन यूनियन
मैंने अब तक कोई बहुत बड़ी कोई बात की, हालांकि उसमें वहाँ पे वो भी कर सकते थे, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, तो हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आई, कोई ब्रिटेन की तरफ से नज़र नहीं आई। मैं चले मेन ममालिक हैं जो पाकिस्तान पे दबाव डालने चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, चले हम उनको और तरीके से देखते हैं कि चाइना रशिया खुद वो नहीं है उस तरह फुली ऑपरेटिव डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, उन पे ह्यूमन राइट्स के या उनके दीगर उन पे इश्यूज रहते हैं, वो एक तरह की ओपन डेमोक्रेसी नहीं है या कैपिटलिस्टिक वो सोसाइटीज़ नहीं है जहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं ये उसमें इश्यूज। चाइना क्या कहे जी पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप ये खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे या उनको ऑपरेट नहीं कर रहे। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, उनको अपना जो सिस्टम है जिसमें इस तरह की इमरान खान साहब मतलब इमरान खान साहब ये जैसे लोगों को गुंजाइश नहीं है, सऊदीज़ ने कोई बात नहीं की, मिडल ईस्ट ने कोई बात नहीं की। सो खान साहब को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट अगर कहीं से मिल रही है वो तो उस अमेरिका में मिल रही है, लेकिन अमेरिकन भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिल रही। जो बाइडेन उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही, वो अभी भी ये कहते हैं पाकिस्तान का अंदरूनी मामला जी हम इस पर इंटरफेयर नहीं करते, विच इज़ वेरी अनलाइकली, अगर अनलाइक ऑफ द अमेरिकन। वो तो दुनिया भर के सबके सके होते थे कि किसी भी मुल्क के मसले होते थे वो तो उस पर बात करते थे। तो अमेरिकन ने अपनी भी उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कि आप जाने पाकिस्तान जाने, इलेक्शन है ठीक हुए गलत हुए, हाँ जी इंक्वायरी कर लें देख लें, इस तरह के उन्होंने कॉस्मेटिक उन्होंने स्टेप्स लिए। सो सारा फोकस जो है वो वहीं से उनको मिल रहा है, उनको खान साहब को अमेरिका से मिला, उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अब वो ये समझते हैं कि इतना कुछ करने के बाद तो यहाँ लोकली तौर पर क्या हो रहा है वो उनको कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता। वो तो वही खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उन पर तो नए केसेस बन रहे हैं, बल्कि वो उसके बाद हमने देखा मरियम नवाज साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे पंजाब असेंबली में बैठ के वो ज़्यादा खतरनाक केस उन्होंने सिडेशन का डाल दिया है। सो उसके बाद आपके पास हल क्या रह जाता है? हल ये रहता है कि अगर एक बहुत बड़ा जलसा हो जिसमें बकौल उनके लाखों की तादाद में और यहाँ पे 20-25-30 हज़ार बंदा भी आ जाए तो लगता है लाखों लोग आए हैं, ये हमारे यहाँ चलता है ये सारी चीज़ें। अब खान साहब को वो 30-40 हज़ार बंदा चाहिए, 20-30 हज़ार बंदा चाहिए जो आए, जलसा हो, तकरीरें हों, उसकी कवरेज हो, दुनिया भर में वो क्लिप दिखा सकें, लोगों को बता सकें देखें ये कितने पॉपुलर लीडर हैं, हमने इलेक्शन भी जीते, हमारी पार्टी के साथ ये जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, सब कुछ हुआ, ये लोग आज भी माँ से हमारे साथ खड़े हुए हैं। सो वो इस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं अपनी उसके रिलीज़ के लिए। वो दबाव जो है अब यही था। अच्छा खान साहब ने माजी में उनका साइकोलॉजिकली तौर पर एक उनको एज भी है। आपको याद होगा 2011 में जहाँ से पीटीआई को सीरियस लेना शुरू किया गया था, 2011 में मेरा ख्याल अक्टूबर था शायद, तो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था पहला, जिसमें उनके बकौल लाखों लोग आए थे और पूरा पहली दफ़ा मीनार पाकिस्तान भर गया था। ये इमरान खान साहब का ब्रेक थ्रू था। उनको वहाँ से हौसला मिला और फिर लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया, फिर वहाँ पे ये इलेक्टेबल आना शुरू हो गए, फिर पार्टी बनना शुरू हो गई, फिर लोगों ने धड़ाधड़ जाना शुरू कर दिया। अगरचे इल्ज़ाम लगते थे कि इसके पीछे जना शुजा पाशा जो उस वक्त एक्टिव थे तो उन्होंने कोई इनको अरेंज करवाया था या और मतलब एस्टेब्लिशमेंट थी होंगे, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट जो है जो जनरल पाशा साहब जो हैं वो बंदे तो नहीं ला सकते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड अरेंज करवा आपको दे सकते थे, इलेक्टेबल को कह सकते थे अब इस पार्टी में जाओ। इलेक्टेबल भी उस वक्त जाएंगे जब उन्हें वोटर नजर आएगा, लोग नजर आएंगे। वो खान साहब ले आए थे 2011 में। अब खान साहब ने उसके बाद भी बड़े जलसे किए। उन्हें ये लगता है कि एक बड़ा जलसा अगर हो गया तो शायद एस्टेब्लिशमेंट और ऑलरेडी इतना मैंने इन पे दबाव डाला हुआ है तो ये शायद कोई मुझे डील देने पे या मुझे रिहा करने पे या बहर लाने पे तैयार हो जाएंगे। ये इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे भी दो तरह की जो ओपिनियंस है वो प्रिवेल कर रही हैं। एक ओपिनियन ये सामने आ रही है कि खान साहब खुद कन्विंस नहीं है कि अभी इस वक्त एहतजाज किया जाए, और ये कुछ जो जिम्मेदार लीडरशिप है उसकी तरफ से इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ से ये बात आ रही है कि लीडरशिप जो है वो नहीं होने दे रही। अब बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी ही यही है पीटीआई का कि वो जो स्ट्रीट पावर है उसको यूज करके और वो अपनी बात मनवाते हैं या अपनी बात रजिस्टर करवाते हैं, सो व्हाई नॉट? अभी तो लोग वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्स हैं, महंगाई है, बजट है, तो इस टाइम को तो यूज किया जा सकता है। तो क़यादत का फेलियर है ये बड़ा। इस पे दो तीन चीज़ें, एक तो ये बात आ रही है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि आप कन्फ्रंटेशन लड़ाई झगड़े में जाए, मैं इस पे भी आता हूँ मैं। दूसरी बात यह है कि जनाब के वो खान साहब चाहते हैं लेकिन लीडरशिप नहीं चाहती। दो चीज़ें ना ये, एक तो ये कि खान साहब की मीडिया से रेगुलर बातचीत होती रहती है, अभी भी हुई है 2-4 दिन पहले उन्होंने बातचीत की है, वो इससे पहले भी करते रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को वो तड़ियाँ भी लगाते रहते हैं, थ्रेट भी करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं बाकायदा। सो खान साहब को ये कहने में कितनी देर लगनी थी, वो मीडिया की बात कह देते
कि जी मैं करना चाहता हूँ, मैं ये कॉल देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लीडरशिप जो है ना ये नहीं करना चाह रही। वो इस पे पहले भी कमेंट करते रहते, उन्हें किसी रोका तो नहीं है। खान साहब ने इस मामले में कोई कमेंट नहीं किया अभी तक, आप देखें। और दूसरी बात कि माजी में एजिटेशन की कॉल खान साहब ने भी दी हुई है कि जुमे वाले दिन आपने ये करना है, आप वर्कर बाहर निकले, हर जिले से निकले, चीजें 2-4 दफा वो कर चुके हैं जेल से, ये उन्होंने खुद बात भी की हुई है। उस पर भी वर्कर बाहर नहीं निकला, वो बाहर नहीं आया। सो खान साहब को वो भी एक दबाव है कि वर्कर इस वक्त बाहर नहीं आ रहा। अब वर्कर क्यों नहीं बाहर आ रहा? 9 मई के जो वाकयात हुए, जिस तरह के रिएक्शन आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गिरफ्तार हैं लोगों के घरों में पुलिस घुस गई, उठा लिया, मार तोड़, मतलब बहुत सारी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई हैं, केसेस हुए हैं, लोग बेचारे घरों से भाग गए, फिर उन्हें जियो फेंसिंग करके बड़ी तादाद में लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। कि इवन कोई गुजर भी रहा था वहाँ से कोर कमांडर हाउस के करीब से, तो उसको भी उन्होंने बुला के थाने वालों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी, बेचारे लोगों से जुल्म ज्यादतियाँ भी हुई हैं। अभी सारे बहुत सारे लोग 9 मई के केसेस में जेल में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे, पंजाब से ज़्यादा बैठे हुए हैं या मफरूर हैं इस वक्त, जिन पे केसेस है। हमाद अजहर को देख लें, मुराद सईद को देख लें, जो बड़े मतलब अंडरग्राउंड हुए 1 साल से ज़्यादा होगा। आसान काम तो नहीं होता अंडरग्राउंड होना। फिर हमने देखा डॉक्टर यास्मीन वो जेल में बैठी हुई हैं, फिर इससे पहले ये आलिया हमजा हैं, फिर खुतीजा शाह साहबा हमने वो देखी थी, फिर अभी वो देख रहे हैं कि उसमें इजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज, वो चीमा साहब हैं। तो ये लोग नजर आते हैं एक आम आदमी को, आम वर्कर को, भाई इनका कुछ नहीं बना, जो मतलब जिनका तो हमारा क्या बनेगा। सो एक फियर फैक्टर जो है, खौफ जो है वो बैठा हुआ है उन पे। अगर हम गए फिर पकड़े जाएंगे, फिर हमें गिरफ्तार होंगे, घर वाले भी कहते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों जाओगे, तुम्हारे वकील कहाँ से करेंगे। सो वो खौफ जो है रियासत या एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने 9 मई के बाद दिखाया था। एक चीज़ दूसरा खान साहब को भी लगता है, जो उन्होंने अभी मेरा ख्याल मैं उनके सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अभी जनाब खान साहब के कहने पर हमने कैंसिल की है, ये जलसा हमने ख़त्म किया है। अब इसमें फिर 2 सवाल आते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट से सारी ये इस्लामाबाद की इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना बनता है कि एक लीगल तरीके से उन्होंने आपको एप्लीकेशन दी, आपसे रिक्वेस्ट की इन द लाइन ऑफ एक लॉ एंड जस्टिस, आपने उनको इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद जब अरेंजमेंट्स उन्होंने किए, लोगों को बुलाना कहना कराना शुरू किया, आपने रातों रात उनके कैंप उखाड़ दिया, जी हमने ये NOC कैंसिल कर दिया क्योंकि मुहर्रम का महीना आ गया है, प्लस वहाँ पर अखबार रहते हैं, फलां फलां बुला चीज़ें। तो आप जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चीफ कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, इतना भी आपको नहीं पता है कि जनाब कि ये इस्लामाबाद छोटा सा 24 किलोमीटर का शहर है, आपको नहीं पता कौन कौन सी पॉकेट में कहाँ पे के लोग हैं, सेंसिटिव एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकते हैं। ये बस बहाने होते हैं सारे कि आपने लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाना है। सो उस पर आपने कैंसिल किया। अब सवाल यह कि इन्होंने इसको क्यों माना कि हाँ कैंसिलेशन को एक्सेप्ट किया कि जलसा इन्होंने वो किया। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये इनका सही फैसला था। इन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर फैसला किया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक टकराव की बुनियाद पर आपसे वो लड़ना चाहती है कि वर्कर आए, लड़े, पुलिस से बाहर निकले, और जो कहना चाह रहे थे, एक तो वर्कर बाहर नहीं निकला जब आपने कैंसिल किया, या आपको फील हुआ कि हमारी कॉल के बावजूद लोग नहीं इकट्ठे हो रहे। लोग कहाँ से आने थे? लोग मोस्टली आते हैं KPK से, करीब पड़ता है आपको, या कश्मीर से आएंगे। अच्छा, पहले इनकी हुकूमतें होती थी वहाँ पे, और पहले ये यूज करते रहे, अभी भी ये गवर्नमेंट में है KP में। अच्छा, ये कश्मीर में हमने देखा पहले इनकी हुकूमत, वहां से भी लोग कुछ आ जाते थे, KPK में माजी में आ जाते। पंजाब से तो पहले भी कभी कोई नहीं आया। जलसे जुलूस अगर आप देखें, वो जब उससे पहले भी एक दफ़ा हड़ताल इन्होंने कॉल दी थी, तो पंजाब से जलसे तो ये लोग नहीं आए थे। अभी भी KP से हुकूमत लेकर आती थी, या इन वज़ीर आला लेकर आते थे, या स्पॉन्सर्ड बाय द हुकूमत होते थे। आपकी दफ़ा वो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ से भी नज़र नहीं है कि बड़ा काफिला जो लेकर आना था वो तो चीफ मिनिस्टर लेकर आते, उनकी पार्टी लेकर आते। चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर आपको नज़र नहीं आते कहीं पर। मैं फिर भी कहूँगा कि ये उनकी एक वाइज पॉलिसी थी। एक तो ये था कि वर्कर उनको लगा है कि मतलब वो बाहर खुद से बाहर नहीं आया, चलो कैंसिल हो गया था, लोग आ जाते हज़ारों की तादाद में, क्या कर ये क्वेश्चन, क्योंकि क्लास अब दुनिया भर में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं किया जाता, या हुकूमत को बिठा के ऑन बोर्ड तो नहीं लिया जाता। दुनिया भर में किया जाता है। अगर मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड की हो तो आप उनकी आपको थोड़ा सा प्रोटेस्ट की एक जो साइकोलॉजी है वो ये है कि लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, एंड दे विल ऑर्गेनिकली कम आउट। और PTI का क्राउड हमेशा ऑर्गेनिकली निकल आता था, तो इस दफा लग रहा है कि नहीं निकल रहा है खुद, और इनको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे भी एक कॉन्फ्रंटेशन है जो उनको नजर आ रही होती हुई, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया। हाँ, ये भी है। और दूसरा वो नहीं चाहते इमरान खान, और वो वाइजली नहीं चाहते। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात की, दोबारा को 9 मई नहीं होना चाहिए। मतलब उनके जहन में खतरा होगा कि ये अगर हम जबरदस्ती जलसा करा भी लें बगैर NOC के, और कहीं में कुछ इधर उधर से कुछ शर पसंद आ जाए और वो हंगामे कर दें, कोई लड़ाई झगड़े मार कुटाई, गाड़ियों को आग लगा, फिर हमारे पे पर्चे, हमारी लीडरशिप पकड़ी जाएगी, फिर हमारे जी जो स्टेज पे बैठे होंगे 8, 10, 15 लोग हैं, पर्चे तो उन पे हो जाएंगे। इस वक्त स्क्रीन पे तो वही लोग नजर आ रहे हैं, फ्रंट पे। पीछे क्लास कोई ऐसी सोच है, कोई डील वगैरह
तरह की बातचीत चल रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है? कैसर शेख साहब ने ये काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उनका ये कहना है कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और मुज़ाकरात से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देने चाहिए। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ये भी एक फैक्टर साहब शरीफ आदमी है, हमारे पास भी एक दफ़ा वो शो में आ चुके हैं, ये जेंटलमैन, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा मतलब बेहतरीन, मैं उनको इस बात पर एडमायर करता हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ही माइट बी इन द नो हाउ ऑफ दीज थिंग्स, के ना वो इन शरीफों के इतने करीब भी नहीं है, वो बेसिकली पीएमएल नवाज के बंदे नहीं है, वो अपनी सीट खुद निकालते होते हैं हर दफ़ा। वो खैर उनको टिकट तो थी इस दफ़ा, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत में इतने इन हैं कि उनको सारी बातों का पता है, या एस्टेब्लिशमेंट या फौज जिन्होंने बातें करनी हैं उनके करीब होंगे कि वहाँ से कोई उनको इन्फॉर्मेशन दी, फिर उनका रिकॉर्ड आके कहना है जी इस तरह की डील की बातों के करना। मुझे थोड़ा सा, जब तो खुद आगे कोई डिटेल नहीं बताते या सामने आगे बात नहीं करते, जहाँ मुज़ाकरात हो रहे होते ना वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को लीक नहीं किया जाता, सामने नहीं लाया जाता। फिर आप अगर आराम से बैकग्राउंड से चुपके से करके फिर आप बात करते होते हैं। अब मे भी उनको कोई हिंट मिला हो कहीं से, ये बात तो होती रहती है, हाँ जी हाँ बात कर लेते हैं, उन्होंने कहीं पे बैठे हों, यहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही हो या किसी बंदे ने उनको बात कही हो कि हाँ इस तरह की बातचीत हो सकती है। सो ये मुझे कोई मतलब इस बात को कोई पीटीआई की तरफ से, पीटीआई तो कई दफ़ा कह चुके हैं हम तैयार हैं, वो तो कहते हैं, अब वो मजीद वीक हुई है पीटीआई इस जलसे के ना होने से, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन मजीद वीक हुई है। अच्छा, उनकी स्ट्रांग भी हुई है पीटीआई की बार्गेनिंग पोजीशन जब से ये अमेरिका में कांग्रेस में रेजोल्यूशन आई है, वर्किंग ग्रुप की उनकी फंडिंग आई है यूएनओ की, उससे वो मजबूत भी हुए हैं कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हुई कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है कि खान साहब को रिलीफ दें और थोड़ा सा ये दुनिया का प्रेशर थोड़ा सा इसको पीछे करें। लेकिन दूसरी तरफ वो डोमेस्टिकली वीक भी हुए हैं कि बंदे नहीं है। सो मुझे आई डोंट नो, मेरे पास कोई इसकी खबर नहीं है, लेकिन इंडिकेशंस यही हैं कि अभी तक कोई ऐसी कोई बात किसी मतलब मैं वो कहते हैं ना उसमें नो डिसरिस्पेक्ट टू कैसर साहब, लेकिन कैसर साहब उस प्रोफाइल के में फिट नहीं हो रहे कि जो बंदा इसके डील्स की या इन चीज़ों का पता हो या जिसको अथराइज किया जाए कि आप जाएं टीवी पे ये बात कह दें। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे बिजली के हवाले से, क्योंकि जून के महीने में जो बिजली के बिल्स ने हाल किया है लोगों का और जो ओवर बिलिंग का मामला है जिसका नोटिस भी ले लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। साहब बात पहले थोड़ी सी कर लेते हैं, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी लॉन्च कर दी, अवाम पाकिस्तान पार्टी ये लॉन्च हुई है, और इस पार्टी के जो ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी आप भी इसमें मौजूद थे, तो आप आंखों देखा हाल बता सकते हैं कि क्या सेंटिमेंट्स है, क्या इमोशन है इस पार्टी का? बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं आपको जो भी पार्टीज अब तक यहाँ लॉन्च हुई हैं, बड़ी बड़ी पार्टी, भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग, तो खैर 1906 में मेरा ख्याल है उसकी बुनियाद रखी गई थी ढाका में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मुझे याद पड़ता है मुताला पाकिस्तान में तो हम ये पढ़ते थे वो था। या बाद में उसके बाद उस मुस्लिम लीग कई हिस्सों में बट गई, एक मतलब मुस्लिम लीग फंक्शनल बन गई जना अयूब साहब के दौर में, फिर जिया साहब के दौर में एक और मुस्लिम लीग बना दी गई, कई इसमें से निकलती रही है मुस्लिम लीग। फिर उसके जुनैजो साहब उसके सदर थे, तो वो नवाज शरीफ साहब ने उनसे इसे इस्लामाबाद में सदारत छीन ली थी। तो इस तरह की उसके बाद PML नवाज बन गई, और फिर आप देख PML फंक्शनल भी है मेरा ख्याल है पीर पगाड़ा साहब ने। सो इसमें से कई निकलती रही हैं। ये जो मेन ये 1906 वाली तो रही नहीं है, ना वो लीडरशिप रहे ना तो ना वो मुस्लिम लीग रही। सो उसके कई फंक्शन उसके ऑफ शूट्स बने। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी भी बनी, मतलब एक बड़ी मेजर पार्टी बनी, और तो बहुत सारे हैं, कोई बताया जा रहा है उस दिन मेरा ख्याल बता रहे थे 176 पार्टीज हैं शायद जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। मैंने वहाँ पे फंक्शन में वहाँ पे सुना, मेरे एक लगा मैं कि चले एक नई पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है, क्योंकि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको लॉन्च कर रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, सो आई मस्ट गो। इस्लामाबाद में है तो हम भी कल को कह सकें अगर बहुत बड़ा कोई पार्टी ने ब्रेक थ्रू किया, हम भी मौजूद थे, हम भी वहीं मौजूद थे और हमने अपनी आंखों से तारीख बदलते देखी। होता है ना हमारे जैसे कॉलम निगार या लिखाड़ी या लोग कहते हैं, और फिर हमने वहाँ तारीख बदलते देखी। मैं भी मौजूद था या ना था, लेकिन मौजूद ज़रूर था। तो खैर तो मैं चला गया, मैं ज़रा जाके देखते हैं। तो वहाँ पे 3-4 तकरीरें मैंने सुनी। एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की थी, मिफ्ता इस्माइल साहब की थी, जफर मिर्ज़ा साहब की थी, मेहताब अब्बासी साहब, मेन स्पीकर यही थे। ये एक चीज़ बड़ी इसमें कॉमन थी। अच्छा। अब ये चारों जो है ना, ये वन वे द अदर ये हुकूमतों में रहे हैं। अच्छा। पार्लियामेंट में रहे। जफर मिर्ज़ा साहब हैं, चलें वो टेक्नोक्रेट थे, इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर सेहत थे, अगर आपको याद हो, ये कोविड के दिनों से ये पहले या मिलते जुलते उसके करीब ही थे, लेकिन बाद में इनको हटा दिया गया था, ये हट गए थे। इनकी जगह मेरा ख्याल डॉक्टर फैसल आ गए थे, जो इमरान खान साहब के पर्सनल वो हैं
शौकत खानम से, शौकत खानम से जो है। सो ये चारों लोग मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, फिर पंजाब में इन्वेस्टमेंट बोर्ड में भी रहे, फिर यहाँ पे फेडरल हुकूमत में इससे पहले भी रहे। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो MNA रहे हैं मैनी टाइम्स, फिर वो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम रहे, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। मिफ्ता साहब जैसे मैंने कहा 2 दफ़ा वो भी रहे। मेहताब अब्बासी साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर वो रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, फिर वो मिनिस्टर फॉर एविएशन रहे हैं नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौरे हुकूमत। सो दे ऑल वर इन वन वे द अदर। ये मैं इस बैकग्राउंड का एक इसका वो है, They have tasted power. कॉरिडोर नवाज शरीफ का नाम लें, फिर आप उसके इसाक डार का नाम लें, फिर उसके बाद आप उसका शहबाज शरीफ साहब का लें, मरियम साहबा का लें, और फिर आप आसिफ जरदारी का लें, बिलावल का लें जो रिसेंट हैं, या फिर उसके बाद फौज का लें, एस्टेब्लिशमेंट का लें, या फिर उसके बाद किसी जनरल का लें। जब आपने नाम ही नहीं लेने, डर के मारे नहीं लेने, कोई अपनी एक्सपीडियंसी की आपकी मसलहत से आपने नहीं लेना, तो आपको कौन सीरियस लेगा। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में 3 वो बनी थी, आपको पता डॉलर की ये जो रेट जो है ये मिफ्ता साहब के दौर में बढ़ा था, 228 पे रेट था। जब ये आए थे उस वक्त 182 पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। जब ये छोड़ के गए थे, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, 270-72 पे रेट था इनका। ठीक है। और आपने 3 पैरेलल मार्केट खड़ी की थी। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में हुई थी 228 पे था, और बैंकों ने 248 पे उन्होंने LC खोलनी शुरू की। सो 2 मार्केट बन गई, एक ओपन मार्केट थी, एक बैंक की, स्टेट बैंक की थी, और एक उसके बाद हमारे अखवान भाई आ गए थे, वो कुछ उन पर इल्जामात लगे, वो वहाँ से ताजर है, उन्होंने आगे डॉलर उन्होंने बाहर से लेना शुरू कर दिया था, जो बाद में ऑपरेशन हुए। सो मिफ्ता साहब तो डॉलर को मतलब 270-72 तक ये लेकर गए थे। 3 इन्होंने पैरेलल मार्केट्स बना दी थी। तो भाई सब कुछ तो हमें बता दें कि मैंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैंने ये किया 1 साल 1.5 साल में, मैंने एज वजीर खजाना ये किया, मैंने लोग आपको ट्रस्ट कर सकें। मतलब मैं चलो मैं सुनने गया, मुझे तो पता होना ये 4 जो लोग हैं कल को पाकिस्तान इन्होंने ठीक करना है और बिल्कुल ठीक कर देना है। ना मैं किसी का नाम लेने की जरूरत है, ना आप अपने को कारनामे बता रहे हैं, ना आपके पास कोई शेयर करने को मतलब विजन है हम ये कर देंगे, वो तो सारे सुनते रहते हैं ये कर। सो ओवरऑल हाँ बस एक चीज है कि इनको वो लगता है एक प्रेशर ग्रुप रहेंगे टीवी शोज में, ये क्योंकि टीवी का पैकेज बड़ा अच्छा है। वो मिफ्ता साहब भी आपको टीवी पे नजर आएंगे, आपको उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब की एक चीज का मैं बड़ा मोतरफ हूँ जो और कोई वजीर आज़म नहीं करता, वो जाके 3-4 के पैनल के साथ भी बैठ जाते हैं। मतलब हालांकि एक प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल होता है, आप अकेले जाए ना, बहुत सारे वजीर हैं इवन जो साबिक वजीर भी हैं वो भी बैठ के पैनल पे नहीं बैठते। सो ये शाहिद खकान अब्बासी साहब की अच्छी क्वालिटी है, वो जाके 3-4 लोगों के साथ भी वहाँ पे मैच डाल लेते हैं, जो मेरा ख्याल है। ऐसे मिफ्ता साहब हैं वो भी डाल लेते हैं, चल वो वजीर खजाना डालना चाहिए। सो बहरहाल वो उनकी एक उम्मीद है उनको कि ये क्यों पार्टी बनी है, इसको उनके जहन में क्या है। आपको मुझे पता है कि इनका नॉन स्टार्टर है, मतलब ये लोग तो अपनी सीटें नहीं निकाल सकते, कोई MNA बनने का इसमें मुझे बात अगर बनना होता तो आपकी तरफ बनते। इसके पीछे इनकी क्या साइंस है कि ये क्यों, हम फिर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, इसके पीछे कुछ और साइंस है, फिर किसी बात मुझे याद दिलाएगा, कल परसों इस पर बात करेंगे। इनके जहन में ये बच्चे तो ये भी नहीं है, अगर ये बातें आप और मुझे पता है तो आपका क्या ख्याल है, इनको पता नहीं है। इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर एक साइंस है कि ये क्यों इस तरह की पार्टी बना रहे हैं और ये किस उम्मीद पे बैठे हुए हैं, वो ये कल के शो में ये जरा अहम बात है, इसके ऊपर यकीनन बात करेंगे। क्लास साहब यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे बिजली के हवाले से। बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका जो जुल्म है आवाम पर, वो जिस तरह से जारी है और उसको रोकने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, आर दे इनफ और नॉट, और किस तरह से ये कंपनी जुल्म कर रही है आम लोगों पर, इसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक तो महंगाई, ऊपर से बजट, ऊपर से ये जो जून के महीने में बिजली के बिल आए हैं लोगों के, और ये जो एक ओवर बिलिंग का मामला है, हर दफ़ा वैसे ये मामला होता है। इस दफ़ा अभी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फिर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ भी जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है, FIA को इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर FIA ने लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनकी शिकायत के ऊपर, क्योंकि उन बेचारों का 200 यूनिट अगर उनके ऊपर नहीं था, 201 यूनिट पे गया तो वो बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डबल हो गया। सो ये कुछ होगा इसका? हर दफ़ा तो कमेटियां बनती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। बड़ा एक मज़े का ये सवाल है जो आपने उठाया, और इस वक्त एक ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। लोग कहते हैं जनाब कि आप लोग मजूसी फैलाते हैं, आप लोग हुकूमतों को चलने नहीं देते, तो मायूसी फैली हुई, और वही कह रहा हूँ, मतलब है इसी पे। अब इन्होंने कहा जनाब कि प्राइम मिनिस्टर साहब गुस्से में आ गए, जलाली, आपको पता शहबाज शरीफ साहब वैसे भी जलाली उनको प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है, और उनके बारे में नवाज शरीफ साहब भी कहते थे जी कभी कभी जलाल में आ जाते हैं,
माइक भी गिरा देते थे। अब प्राइम मिनिस्टर हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, आपने लोगों को बताना है कि आपके लिए हमारे दिलों में कितनी बड़ी मोहब्बत है और ये कितने बड़े विलन हैं, ये जो आपसे बिल ले रहे हैं हम तो बड़ी आपकी केयर कर, हमें पता ही नहीं चलता और ये अरबों रुपए आपकी जेबों से निकाल लेते हैं। इंक्वायरी करो भाई ये पैसे किसने निकाले हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे ये बताएं, ये जो ये FIA ये तहकीकात करेगी या दीगर इदारे करेंगे, अफसरान को बुला लो, लैंड सुपरिटेंडेंट को बुलाओ, मीटर रीडर को बुलाओ जनाब, उसके बाद GM को बुलाओ, सबको बुलाओ कि कैसे आप लोगों ने इतने बड़े बिल भेज दिए और कैसे लोगों से आपने बिल ले भी लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या ये जो बिल हम जमा करवाते हैं सारे के सारे इन्फ्लेटेड बिल्स हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ के, ये इन्होंने कंपनीज ने, पावर कंपनीज ने जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये बिल किसके अकाउंट में जमा होते हैं? हम जो जाते हैं, आप भी जमा कराते हैं, हम भी जमा कराते हैं, ये वापडा के या इन कंपनीज के अकाउंट में जमा होते हैं या हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे जाते हैं, या लाइन मैन या आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, एक्सीएन जो भी इसमें है, या GM बैठे, ये उनके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और आपको पता नहीं चला कि जनाब कि इन्होंने मुझे अपना नंबर भेज दिया कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, जाएं और इसमें पैसे जमा करवाएं बिलों के, और उसमें उन्होंने बहुत सारे बिलों उन्होंने ओवर बिलिंग कर लिए। तो भाई साहब ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये पैसा जो है, ये इन्फ्लेटेड बिल जो है, ये तो आपकी जेब में जाना है, हुकूमत पाकिस्तान को जाना है या वापडा या उन कंपनीज को जाना है। एक उसको एक्सीएन को, मीटर रीडर को या बाकी जो इसमें शामिल हैं, उनको इसमें क्या दिलचस्पी है कि वो जाके लोगों को वो भेजे हैं ओवर बिलिंग, उससे उन्हें क्या मिलने वाला? मतलब ये जून में क्यों होता है? ये जब इनकी बुक्स बैलेंस होनी होती हैं, जब ये लाइन लॉसेस इन्होंने कवर करने होते हैं, ये उस वक्त क्यों कार्रवाई डालते हैं? ये जो बात आपने की है कि हर साल ये करते हैं, मैं उस पर आता हूँ और ये बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग स्टडी है। लोग हैरान होंगे कि हर साल ये काम होता है और लोग भूल जाते हैं, एक दफा छक्का चौका मारा जाता होता है। मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा बड़ी मजे की चीजें। मैं थोड़ा इसको जरा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जिनकी इंक्वायरी FIA करेगी, ये पैसा क्या उनके जेब में जा रहा है? मतलब जो मेरे लिए है, मतलब मुझे, मैं वहाँ पे एक उसमें मीटर रीडर हूँ, मैं लाइन मैन हूँ, मैं जो भी हूँ, मुझे बुलाया जाएगा, रऊ साहब ये बताएं आपने ओवर बिलिंग की है, आपने ज़्यादा डाले हैं, तो मैं पूछूंगा सर ये पैसा मेरी जेब में तो नहीं आ रहा। मैं तो उनको बैंक के अकाउंट नंबर है ना जहाँ पे लोग बिल जमा करवाते हैं या डाकखाने में करवाते हैं, तो वो पैसा तो डायरेक्ट उधर जा रहा है, तो मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? मुझे तो वही तनख्वाह मिल रही है जो पहले मिल रही है। सो इट मीन्स कि सारा ड्रामा हर साल आप करते होते हैं लोगों को बताने के लिए कि हुकूमत को नहीं पता, शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता, इमरान खान साहब को नहीं पता और ये नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता, और अचानक ओवर बिलिंग होगी और हम इनके ऐसी तैसी करके रख देंगे। सो ये सारा ड्रामा जो किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड होता है, बकायदा प्लानिंग होती है कि आपने पैसा इकट्ठा करके देना है, कैसे करके देना है। ये अब ओवर बिलिंग होती क्यों है? वो 3-4 चीजों की वजह से होती है। 400 बिलियन रुपीस के करीब बताया जा रहा है पावर थेफ्ट होती है आपकी, ऑलमोस्ट 400। अच्छा, पावर थेफ्ट का मतलब ये चोरी होगी तो हवा में यूनिट आपके उड़ गए, और नहीं भाई, यूनिट आपने खरीदे हैं, IPP से खरीदे हैं, वापडा से, हेड्रोल से, जहां से खरीदे हैं, वो यूनिट आपके सिस्टम में आ गए हैं। आगे जब आप ट्रांसमिट करते हैं इनको जरिए बिजली की आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें आपके लाइन लॉसेज जिनको कहा जाता है, जिसमें बिजली की थेफ्ट है, आपने कुंडे लगाए हुए हैं, आपने फैक्ट्रीज को, बड़े बड़े लोगों ने अपने घरों में उनको डायरेक्ट आपने उनको बिजलियां दी हुई हैं, प्लस आप उस पर क्या करते हैं, ये जो तारें बुसीदा हो चुकी हैं सिस्टम में जाते हुए, ये भी वेस्ट होता है आपका, ये बिजली जो पूरी जो है वो आपके एंड तक नहीं पहुंच रही। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि चोरी हो गई एंड तक नहीं पहुंची, लाइन लॉसेज हो गए लिहाजा हमने पैसे नहीं देने। आपने कंपनी से अगर 10 अरब आपने यूनिट लिया, उसको पेमेंट करनी है। अब आपका क्योंकि यूनिट दरमियान में चोरी हो गए हैं या आपके लॉसेज है, तो वो पैसे तो देने हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फिर उसको स्लैब को बढ़ा देते हैं। मतलब 200 यूनिट के बाद आपका स्लैब डिफरेंट है, 400 के बाद डिफरेंट है, 600, 800, 1000 के बाद ये 500 या उसमें 100 मजीद डाल के स्लैब भी डिफरेंट कर देते हैं, रेट ही मुख्तलिफ हो जाता है। एक यूनिट पे बिल चेंज हो रहा है क्लास। अब 200 जिसके यूनिट है जो प्रोटेक्टेड है, 201 पे उसका अगर 3000 का बिल है तो 8 हो जाएगा, 8 वाले का 16 हो जाएगा। ये काम करते हैं बड़े, तो ये स्लैब को इसमें करते हैं, स्लैब चेंज करा देते हैं, इसीलिए कि आपने कास्ट रिकवर करनी है। 360 अरब रुपया आपने जमा कर, वो इसी तरीके बाद इलाके ये हैं, ये सेक्रेटरी हमें राशिद रंगलियाल साहब ने खुद ब्रीफिंग दी थी। उस वक्त ये भी थे हमारे उसमें, अगर सुलंगी साहब भी मौजूद थे, मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। आई वाज देयर, और भी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने खुद बताई ये सारी चीज़ें कि बहुत सारी हुकूमतें जो हैं आपके पैसे बिल ही नहीं दे रही। KPK के बहुत सारे इलाकों का कहा जाता है वहाँ पर बिल की रिकवरी नहीं होती। लाहौर के एक इलाके का उन्होंने बताया था राशिद रंगलियाल साहब ने, उन्होंने कहा हम वहाँ पर बिल लेने गई टीमें, वहाँ की खवातीन निकल आती है आके वो उससे बर्तनों से मारती हैं इनको। ये उन्होंने खुद बताया, राशिद रंगलियाल साहब ने बताया। उन्होंने ऐसा भी वहाँ पे एक इलाका है लाहौर में, वहाँ पे बिल लेने जाएं तो खवातीन बर्तन निकाल, मर्द होते नहीं है घरों पे या चले जाते हैं, औरतें निकलती हैं, वो पिटाई करती हैं इनके रिकवरी करने वालों को, भाग जाते हैं। ऐसे KPK के कुछ इलाके हैं वो वहाँ बंदूकें लेकर निकल आते हैं। ऐसे बलूचिस्तान के हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, वो सारा बिल जो है कुछ आपके उसमें भी हैं, कुछ सिंध में बताया जाता है। जो भी लोग बिल नहीं दे रहे भाई, वो यूनिट तो आ रहे हैं ना,
आपने उनको पेमेंट तो करनी है, तो कहां से करेंगे? देन यू विल हैव टू गो फॉर बिलिंग। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो ईमानदारी से बिल दे रहे हैं, ओवर बिलिंग उनको हो रही है, ये जहन में रखें। जो बिल नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं, या वहां पे बर्तन लेके फेंटे लगाते हैं, या गन्ने लेके बाहर निकलाते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि हम जो लाख लाख रुपए के बिल दे रहे हैं, हम भी कोई बर्तन शर्तन सीधे कर लेते हैं, कोई ले रहे, कोई पार्टियां भर्ती कर रहे हैं, जो बिल लेने आया करें, 2-4 साल खोलें इनका, फिर कोई नहीं आएगा। एक तो ये है। सो ये वो ओवर बिलिंग के लिए, प्लस आपने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, जो सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ हुआ है। आईपीपीज बनाई हुई है आपने, टेक्निकल फ्लॉ आपने वहां पे उनके साथ जो मुआहदे किए हुए हैं। मैं उनका जनाब मुशर्रफ का एक क्लिप देख रहा था, मैं उसको सेव भी किया है, उसको उसमें खबर करेंगे। उन्होंने कहा जनाब का सबसे बड़ा फ्रॉड जो मुशर्रफ साहब पे हम भी तनकीद करते रहे बहुत सारी, उनके दौर में बहुत सारे गलत और मतलब वे काम होते। उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ इतनी बड़ी करप्शन हुई है, आईपीपीज के नाम से बिजली के रेट कभी भी आपके काम नहीं होंगे। ये जनाब मुशर्रफ कह रहे हैं, कहते 1 सेंट का मैं रेट बढ़ा दूं, उसमें मतलब 7 अगर सेंट है, उसको मैं 8 सेंट कर रहा हूं, तो कहते 1 बिलियन रुपीस का वो मुझे देने को तैयार हैं। इतना पैसा है कि आईपीपीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने उसमें उनके साथ डॉलर पे रेट रखा। फिर उनको ये ऑफर की कि जनाब जितनी बिजली आपकी होगी पैदा हम सारी खरीदेंगे, फ्यूल भी हम लेके देंगे आपको, हुकूमत पाकिस्तान लेके देगी, अवाम देगी, और बिजली का रेट भी आपकी मर्जी का लेंगे, डॉलरों में देंगे आपको रेट। तो उसके बाद डॉलरों का रेट जब बढ़ता गया, बिजली कब से महंगी होनी शुरू हुई? 2018 तक 19 तक रेट 110 या 124, अब डॉलर 124 रुपए में था, अब डॉलर 200 आपका 80 पे है। तो उसके हिसाब से ही पेमेंट होनी है। जो बिजली के रेट बढ़े हैं, ये डॉलर के साथ बढ़े। आपने डॉलर का रेट उनको दे के और ये कहे कि जी आपकी बिजली खर्च हो ना हो, जितनी कैपेसिटी का आप लगा रहे हैं हम सारे पैसे देंगे, तो फिर जो तबाही बर्बादी तो होनी थी। ये हर साल ये ड्रामा हर वजीर आजम करता है। ये इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ है, ये नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ है। जरूर बात करेंगे तफसील से। ये लोग हैरान होंगे, ये ड्रामा हर साल कैसे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। अपनी मजे की बात, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की है ना, FIA के लगाओ, यही काम नवाज शरीफ साहब 2014 में कर चुके हैं, यही काम इमरान खान साहब कर चुके हैं गैस के ओवर बिलिंग पे। ये 2023 में भी यही काम हो चुका है। ये आपको कल आपको पूरा डाटा देंगे। ये ड्रामेबाज जो हमारे साथ हशर करते हैं और ऐसे गुस्से में, और वजीर आजम बरहम हो गए और उन्होंने डांट दिया और उन्होंने कहा इंक्वायरी करो। ये सारे ये फटे जो चलते हैं टीवी चैनलों पे, ये मुसलसल पिछले आपके 10-15 साल से फटे चले जा रहे हैं और लोगों को फटे लगाया हुआ है। ठीक है क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये टॉपिक इस तरह का है कि ये हर पाकिस्तानी का पेन पॉइंट है इस वक्त, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।